खेरसौन के मोर्चे से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और एक दिन में ही एक ही हमले में एक ही बार में रूस ने यूक्रेन के 150 सैनिकों को मारने का दावा किया। निप्रो नदी का ये भयंकर मोर्चा रोज सैकड़ों सैनिकों की जान ले रहा है। यूक्रेन की जंग में ऐसे ऐसे वाकये सामने आ रहे हैं ऐसे खतरनाक युद्ध के मोर्चे लगे हुए हैं जहां एक एक सेकंड में 100 सैनिकों की मौत हो जा रही है। अब युद्ध के हथियार इतने एडवांस हो चुके हैं कि दुश्मन की एक चूक पूरी की पूरी टुकड़ी का सफाया कर दे रही है और यह सब बाकायदा बदला लेकर हो रहा है। रूस और यूक्रेन की फौजें एक दूसरे पर घात लगाकर हमला करने के लिए ताक में बैठी हुई हैं और पलक झपकते ही जंगी मैदान में मौत नाच रही है। युद्ध भूमि में हालात बहुत खराब है और रूस ने दावा यह किया है कि सिर्फ एक ही हमले में एक ही बार में रूस ने यूक्रेन के 150 सैनिक मार डाले हैं। इस खबर के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे यूक्रेन के ड्रोन आर्मी के शौर्य की, जिसने रूस के अंदर तहलका मचा रखा है। अब रूस के कुर्स्क शहर पर ड्रोन हमला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। बात करेंगे एक और वीडियो की जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि रूस का एक बेहद मजबूत टैंक टर्मिनेटर एक ड्रोन के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे इस वक्त यूक्रेन के सबसे खूनी मैदान में नीप्रो नदी के किनारे, जहां पर हुई खूनी महाभारत। रूस की आर्मी की तरफ से शनिवार को यह दावा किया गया कि खेरसौन के इलाके में नीप्रो नदी पार कर रहे यूक्रेन के 150 सैनिकों को मार दिया गया है। आखिर रूस ने किस हमले का इतना खूंखार बदला लिया है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रूस की सेना की तरफ से क्या दावा किया गया है। रूस की सेना ने दावा किया कि लगभग 150 यूक्रेनी सैनिक नीप्रो नदी के बाईं तरफ रूसी कब्जे वाले इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक यूक्रेन की इस कोशिश का जवाब देने के लिए फौरन कार्रवाई की गई। घुसपैठियों पर फायरिंग की गई, जिसमें पूरी की पूरी टुकड़ी ही खत्म हो गई और इस तरह नीप्रो नदी के बाएं किनारे पर पैर जमाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। अब जो बात रूस की सेना ने छुपा ली है वो ये है कि यूक्रेन के इन 150 सैनिकों को सरेंडर करवाने के लिए मौका भी नहीं दिया गया। बदले की कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को भागने का मौका भी नहीं मिल पाया। यूक्रेन के एक एक गांव पर कब्जे के लिए खून की नदियां बहाई जा रही हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने गलती ये कर दी कि जब वो रूस की आर्मी के द्वारा घेर लिए गए तो रूस के ही कब्जे वाले गांव में छुपने के लिए भागे और यहां पर उनका पूरी तरह से सफाया हो गया। यहां आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर खेरसौन के अंदर नीप्रो नदी पर कब्जे को लेकर इतनी खूंरेज जंग क्यों हो रही है। आखिर क्यों नीप्रो नदी का पानी खून से लाल हो रहा है, इसके लिए आपको यूक्रेन का यह नक्शा ध्यान से देखना होगा। ये है यूक्रेन की नीप्रो नदी और ये है खेरसौन का इलाका। दरअसल नीप्रो नदी खेरसौन के इलाके को 2 हिस्सों में बांटती है। नीप्रो नदी के ऊपर के मैदानी हिस्से में यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा है, यहाँ पर जंग चल रही है, और नीप्रो नदी के नीचे के मैदानी इलाकों पर रूस की सेना काबिज है। पिछले साल रूस पूरे खेरसौन पर ही काबिज था, यानी नदी के इस पार और नदी के उस पार भी रूस के सैनिक मौजूद थे। लेकिन पिछले साल जब सर्दियां आने वाली थीं तो खेरसौन के यूक्रेन की तरफ वाले इलाके में रूस के सैनिकों के फंसने और मरने का खतरा था। इसीलिए रणनीति बदलते हुए बहुत चालाकी से रूस के सैनिकों ने खेरसौन की नदी के एक तरफ के इलाके को छोड़ दिया और नदी के दूसरी तरफ भाग निकले। और अभी भी रूस के सैनिक क्राइमिया की तरफ वाले खेरसौन के इलाके में जमे हुए हैं।
लेकिन ज़ेलेंस्की सख्त आदेश पहले ही दे चुके हैं कि यूक्रेन के कमांडरों को किसी भी कीमत पर पूरा खेरसोन रूस के सैनिकों से खाली करवाना है। लेकिन रूस के सैनिक नीप्रो नदी की तरफ जमे हुए हैं और जैसे ही यूक्रेन के सैनिक नदी पार करने की कोशिश करते हैं, रूस के सैनिक फायरिंग कर देते हैं। यही वजह है कि नदी का ये पूरा इलाका एक खूनी जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर रूस ने ये खूनी बदला क्यों लिया। दरअसल 2 हफ्ते पहले रूस की 200 सैनिकों की एक टुकड़ी काला सागर के द्वीप डजारेल हाच पर युद्ध का अभ्यास कर रही थी। ये टुकड़ी वॉर की फ्रंट लाइन से दूर थी और सैनिकों को लगा कि वो खेरसोन में तैनात यूक्रेन के हिमार्स के रॉकेट से दूर हैं। लेकिन वो गलत साबित हुए और हिमार्स की 150 किलोमीटर की ही रेंज में मौजूद थे और अचानक हिमार्स रॉकेट के हमलों में पूरी की पूरी टुकड़ी ही खत्म हो गई। ऐसा दावा कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में किया गया और अब नीप्रो नदी पर हुए 150 सैनिकों के कत्ल को इसी हमले का बदला बताया जा रहा है, जिस तरह से लोग इस जंग में मारे जा रहे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए या घायल हुए यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की संख्या कुछ अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में 5 लाख के करीब बताई गई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के भी 70,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के सैनिक आखिर कैसे ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं, इस पर भी कई वीडियो सामने आ रहे हैं। हम आपको यूक्रेन के युद्ध के मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये यूक्रेन की आर्मी के जवान हैं जो ड्रोन्स के इस्तेमाल में काफी कुशल हो चुके हैं। ये सैनिक ड्रोन्स की लोकेशन को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से जोड़कर भी देख सकते हैं और दुश्मन की लोकेशन के हिसाब से ड्रोन्स का मूवमेंट करवाते हैं। Это глаза. Самые настоящие глаза. Вот, как человеку с плохим зрением плохо жить, так и, собственно говоря, для армии, если нету глаз, то, ну, да. Ну, вот примерно так выглядит проезд БМП. То есть это машина с пехотой на борту, то есть куда-то на позиции заезжали. और ऐसे एक ड्रोन की मदद से ही डॉनबास के अंदर रूस के टर्मिनेटर टैंक के साथ चलने वाले एक बख्तरबंद वाहन को भी ड्रोन की मदद से मार दिया गया था। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि रूस अब तक इस युद्ध में 4000 टैंक गंवा चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि रूस ने नहीं की है। बीएमपीटी टर्मिनेटर का मुख्य काम सैनिकों को मूवमेंट देने के लिए रास्ते को खाली करवाना होता है, लेकिन ड्रोन हमलों में कई टैंकों को मारा गया है। पिट पिट कर ही यूक्रेन लड़ना सीख रहा है और लगातार ड्रोन की मार झेल रहे यूक्रेन ने एक बार फिर से दावा किया है कि उसने रूस के 15 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने शनिवार की रात को ड्रोन से हमला किया था, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना ने 15 ड्रोन्स को मार गिराया। कई रिपोर्ट्स में दावा यह है कि यह हमला रूस के कुर्स्क शहर से किया गया है और यही वजह है कि रूस के कुर्स्क शहर पर ही यूक्रेन ने ड्रोन से जवाबी हमला बोल दिया। इसकी तस्वीरें भी रूस की तरफ से जारी की गई हैं। कुर्स्क रूस का बॉर्डर सिटी है और यहाँ के रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के ड्रोन्स ने हमला कर दिया है। इस हमले में रेलवे स्टेशन की छत को नुकसान पहुंचा है। कुर्स्क के गवर्नर और अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। अभी 2 दिन पहले मॉस्को के अंदर एक्सपो सेंटर पर भी यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ था। सेवेस्तोपोल मॉस्को से जुड़े क्राइमिया प्रायद्वीप पर रूस के काला सागर बेड़े का सबसे बड़ा अड्डा है और यहाँ पर भी 2 दिन पहले समुद्री ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया था। समंदर में जो हमला हुआ उसे तो रूस झेल गया, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को पर जब ज़ेलेंस्की का ड्रोन अटैक होता है तो सवाल पुतिन पर खड़े होने लगते हैं। मॉस्को के लोग ड्रोन अटैक से हैरान और अचंभित नजर आ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो डरते हुए ये बता रहे हैं कि वो एकदम सुरक्षित हैं और हमले के बाद भी जिंदा हैं। इस साल रूस और यूक्रेन में रूस के कंट्रोल वाले इलाकों में 120 से ज्यादा ड्रोन हमले यूक्रेन कर चुका है। 3 मई को तो पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन पर ही हमला कर दिया गया था और रूस की तरफ से यूक्रेन पर आरोप लगाया गया था कि पुतिन को मारने की कोशिश की गई है, जिससे यूक्रेन इनकार करता रहा है। यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किया उससे रेलवे स्टेशन की इमारत को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसके शहर चेर्निहिव के अंदर रूस ने जो हमला किया उसमें कई लोगों की मौत हुई है और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। Значить, це була подія, організована громадською організацією, яка займається просуванням дронів, навчанням дронами і так далі. Значить, ми були в якості запрошених і як учасники цієї події.
і фактично представляли свої дрони. यूक्रेन के आंतरिक मंत्री इगोर क्लेमेंको ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की पुष्टि की। उन्होंने दावा किया कि घायलों में 11 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने एक थिएटर और एक विश्वविद्यालय सहित उत्तरी शहर चेरनीहिव के केंद्रीय चौराहे पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने घटना का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें देखा जा सकता है कि सोवियत काल की एक बड़ी इमारत के चारों ओर मलबा दिखाई दे रहा है, जिसके चारों ओर खड़ी कारें आंशिक रूप से नष्ट हो गई हैं, छतें और खिड़कियां टूट गई हैं। Сьогодні після 11 години я сидів в кафе, яке знаходиться в тому куті, і пив каву. Почув дуже сильний свист, я впав на землю, відбувся вибух дуже сильний. Мені скло падало, каміння, потім пиль велика. Я піднявся, вийшов в арку, побачив дуже багато людей окровавлених. Побачив, як дитину в колясці несуть окровавлену. Ми почали допомагати людям, чим могли. कुल मिलाकर यूक्रेन की हालत लगातार पतली होती जा रही है। रूस पर ड्रोन हमले करने में तो यूक्रेन सफल हुआ है, लेकिन वो रूस को कोई ऐसी बहुत गहरी चोट नहीं पहुंचा सका है जिससे जंग का रुख पलट जाए। रूस लगातार परेशान है और एक तरफ पुतिन अपने मून मिशन लूना के फेल होने का मातम मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने F-16 के बाद एक और फाइटर जेट की डिमांड रख दी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये वाला लड़ाकू विमान उन्हें जरूर मिलेगा। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि ये फाइटर जेट तो F-16 से भी ज्यादा खतरनाक है। ज़ेलेंस्की की नजरें अब इस फाइटर जेट पर गड़ गई हैं। ज़ेलेंस्की की डिमांड अब F-16 के आगे बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यही फाइटर रूस के परखच्चे उड़ा दे। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यही लड़ाकू विमान उनकी नैया पार लगा दे। इस फाइटर जेट से ज़ेलेंस्की को बहुत उम्मीद है। इस फाइटर जेट को लेकर यूक्रेन के टारगेट पर जीत है। पुतिन इस फाइटर जेट को कैसे रोक पाएंगे, ये रूस के लिए भी पहेली है, क्योंकि ये यूरोप का ऐसा लड़ाकू विमान है जो सबसे आधुनिक मिसाइलों से लैस है। इस फाइटर जेट का नाम है ग्रिपन। ये स्वीडन का बनाया हुआ बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान है और अब ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन की एयरफोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो इसी विमान से रूस पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अभी तक ज़ेलेंस्की को F-16 तक नहीं मिला है। ऐसे में एक और फाइटर पर बात छेड़ना, एक और लड़ाकू विमान की डिमांड करना, क्या ये ज़ेलेंस्की की तरफ से बहुत जल्दबाजी नहीं कही जाएगी? स्वीडन के दौरे पर ज़ेलेंस्की ने खुल्लम खुल्ला ग्रिपन की डिमांड की है और जाहिर है कि पुतिन इस बात से खुश नहीं होंगे, ये पक्का है। Говорили і про іншу сильну шведську машину, літаки Гріпен. Це гордість Швеції. І я впевнений, що Гріпени можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Гріпенів за участі українців, наших пілотів. ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन के पायलट्स ने ग्रिपन पर टेस्ट फ्लाइट भी शुरू कर दी है, यानी उसे आजमाना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उनको ग्रिपन वाकई में मिलेगा या फिर ज़ेलेंस्की अपना और यूक्रेन का वक्त खराब कर रहे हैं।
ज़ेलेंस्की के आलोचक पहले ही कहने लगे हैं कि फाइटर जेट को लेकर वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं और उनको ना F-16 मिलेगा और ना ही ग्रिपेन, क्योंकि अगर फाइटर जेट से रूस पर हमला हुआ तो पुतिन पूरे नाटो पर हमला कर देंगे। फिर पूरा यूरोप रूस के गुस्से में जलेगा और इसका सबसे पहला टारगेट बनेंगे स्वीडन और वो देश जो यूक्रेन को F-16 सप्लाई करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि स्वीडन का ग्रिपेन बहुत ही शानदार फाइटर जेट है, जो 5वीं पीढ़ी का तो विमान नहीं, लेकिन इसकी खूबियों के आगे दुनिया के कई फाइटर जेट 19 साबित हुए हैं। ये पहला फाइटर जेट है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर से लैस किया गया। इस मिसाइल की रेंज 80 से 150 किलोमीटर तक है। ग्रिपेन के नए वर्जन में ऐसी 7 मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इस मिसाइल को देखकर दुश्मन का सबसे जांबाज पायलट भी इससे फासला बनाए रखेगा। ऐसे ही हथियार हैं जो स्वीडन की वायुसेना को बहुत खास बना देते हैं। ऐसे ही हथियार हैं जो किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित होते हैं, फिर चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। Сьогодні ми детально поговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських гріпенів. Я буду зустрічатися сьогодні зі спікером парламенту, з представниками усіх парламентських. अब तो स्वीडन को नाटो में शामिल करने की बात चल रही है। यही वजह है कि अगर नाटो के साथ स्वीडन आता है या ये नाटो के साथ मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो नुकसान में सिर्फ पुतिन की एयरफोर्स ही रहेगी, क्योंकि ग्रिपेन जैसे फाइटर जेट के शामिल होने से नाटो की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं। यह डर पुतिन को भी है और उनकी वायुसेना भी इस खतरे को अच्छी तरह जानती है। स्वीडन की एयरफोर्स के पास 150 फाइटर जेट हैं। ये सभी ग्रिपेन के अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन एक अनुमान है कि स्वीडन के पास पुराने ग्रिपेन और बाकी फाइटर जेट को मिलाकर 1000 लड़ाकू विमान हो सकते हैं, जो सीक्रेट गोदामों में रखे गए हैं। ये फौरन उड़ान के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक छोटे नोटिस पर जल्द उड़ान लायक बनाए जा सकते हैं। इन विमानों को स्वीडन ने छुपा कर रखा हुआ है, ऐसा कई खुफिया एजेंसियों और एक्सपर्ट्स का मानना है। स्वीडन अभी तक यूक्रेन की 15,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री पैकेज वाली मदद कर चुका है। इसमें कई तरह के हथियार हैं। अब तक स्वीडन की तरफ से हथियारों के 13 पैकेज रिलीज हो चुके हैं। अब तो नए 3,000 करोड़ के पैकेज की बात भी शुरू हो चुकी है। अगर इसमें ग्रिपेन शामिल भी किया जाता है तो वो यूक्रेन को 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 ग्रिपेन विमान सप्लाई किए जाएंगे। इसलिए सवाल तो स्वीडन की नीयत और ज़ेलेंस्की के उत्साह दोनों पर खड़े किए जा सकते हैं। बैठा